हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो आपको कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर समुद्रगुप्त तक ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने अपनी बदौलत बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिन्हें आज हम उनकी उपलब्धियों की वजह से जानते हैं। ऐसे एक सम्राट इस देश में हुए जिन्होंने अपने दम पर उस दौर में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जब भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। लेकिन इस राजा की कहानी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह उत्तर भारत से निकला आखिरी सबसे ताकतवर राजा था, जिसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ था। वैसे इस बात पर कई बार विवाद भी होता है कि 12वीं सदी में राजा पृथ्वीराज चौहान आखिरी महान हिंदू राजा थे। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि हर्षवर्धन का राज्य भले ही दिल्ली से नहीं चलता था, लेकिन उनके राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य से काफी बड़ी थी। भारत के इतिहास में हर्षवर्धन को एक और बात के लिए जाना जाता है, वो है उनकी दानवीरता। वो हर 5 साल में अपना पूरा खजाना धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया करते थे। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो किसी एक धर्म को नहीं बल्कि दो धर्मों को मानते थे और सभी धर्मों को बढ़ावा भी देते थे। वो ऐसे राजा थे जिन्होंने न सिर्फ नॉर्थ इंडिया में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने एजुकेशन, लिटरेचर, धर्म, रिलीजियस टॉलरेंस को भी बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन वो राजा थे जो बौद्ध धर्म को भी मानते थे और भगवान शिव की भी पूजा किया करते थे। उनके ही काल में प्रयागराज और कन्नौज बड़े पैमाने पर रिलीजियस सेंटर के रूप में विकसित हुए। हर्षवर्धन के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि वो दान काफी खुले दिल से किया करते थे। हर्षवर्धन के दान का पता वेनसांग से मिलता है, जो कि कन्नौज असेंबली और प्रयाग असेंबली का जिक्र करते हैं। प्रयाग असेंबली आज के प्रयागराज में होती थी। इसी असेंबली को कुंभ का भी पहला लिखित सबूत माना जाता है। साल 643 में हुए ऐसे ही आयोजन के बारे में वेनसांग बताते हैं कि इस समारोह में हर्ष के अधीन 18 राजा आए थे। इस आयोजन में सभी धर्म के स्कॉलर्स को इनविटेशन भेजा गया था और शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया था, और इन स्कॉलर्स को हर्षवर्धन की तरफ से बहुत सारा पैसा दिया जाता था। साथ ही बौद्ध भिक्षु, अनाथ, साधु सभी इस आयोजन में शामिल होते थे। वेनसांग बताते हैं कि यह आयोजन 2.5 माह तक चला और इस आयोजन में हर्षवर्धन ने भगवान शिव और सूर्य की पूजा की। कहा जाता है कि जब हर्ष ने सब कुछ दान कर दिया तो अंत में एक व्यक्ति बचा। जब हर्ष के पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं था तो उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण भी दान कर दिए। ठीक इसी तरह से कन्नौज असेंबली में भी हर्षवर्धन द्वारा दान किया जाता था, लेकिन इस असेंबली का उद्देश्य होता था बुद्धिज्म को प्रमोट करना। हर्षवर्धन के कार्यकाल में महायान बौद्ध धर्म का बहुत प्रचलन था। हर्षवर्धन की दान देने की प्रथा ये बताती है कि हर्षवर्धन बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे। वेनसांग ने इसके बारे में खूब लिखा है। वो हर्ष से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसी के चलते उन्होंने हर्षवर्धन के राज्य में लगभग 8 साल बिता दिए। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो रिलीजियस टॉलरेंस के लिए भी याद किया जाता है। उनके टाइम पर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉपुलर रिलीजन हुआ करते थे। प्रयाग और बनारस धार्मिक शहरों के रूप में प्रसिद्ध थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने का ऑर्डर खुद महाराजा हर्षवर्धन ने दिया था। किसी भी जानवर को मारना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। जैसे अशोक ने अपने शासनकाल में जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक उसी तरह हर्षवर्धन ने भी जीव हत्या पर बैन लगा दिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए कई बुद्धिस्ट स्तूप भी बनवाए। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी शक्ति के दम पर कश्मीर के राजा से बुद्ध के दांत को प्राप्त किया, कन्नौज के पश्चिम दिशा में एक स्तूप का निर्माण करवाया और उस स्तूप में उस दांत को स्थापित कर दिया। हालांकि आज ये स्तूप नहीं मिलता है, लेकिन वेनसांग के सीयू की ग्रंथ में और बौद्धों के ग्रंथ में कई ऐसे स्तूपों के वर्णन मिलते हैं जो हर्ष ने बनवाए थे। तो दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के बारे में और उनके
दानवीरता के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।